बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए पाकिस्तान। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद साझा बयान। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। यात्रा प्रतिबंध आदेश पर ट्रंप को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर दी मंजूरी। कहा अमेरिका से नहीं जुड़े लोगों पर लागू होगी पाबंदी। निजी बैंक और उनके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की हो सकेगी जांच। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला। जीएसटी के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के अमल पर रोक। उद्योग जगत की सलाह के बाद फैसला। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। और आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत को एक और पदक। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल टीम इवेंट में मिला कांस्य। रेड क्रॉस अमेरिका पूरी करने वाले पहले भारतीय बने श्रीनिवास गोकुलना। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता के बाद साझा बयान में आतंकी हमलों के गुनाहगारों को सजा देने के लिए कहा गया है। दोनों नेताओं ने आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने रक्षा और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर वार्ता के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इसे 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अकेले में और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बड़ी समस्या माना और इसके खात्मे की प्रतिबद्धता जताई। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय मसलों पर भी विस्तार से चर्चा करी। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में बढ़ रही अस्थिरता को चिंताजनक माना और अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। दोनों नेताओं ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली पर जोर दिया। अमेरिका द्वारा भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज का सशक्तिकरण की हम सराहना करते हैं। हमने हर प्रकार से अपने बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर भी निर्णय किया है। Our militaries are working every day to enhance cooperation between our military forces, and next month they will join together with the Japanese Navy to take part in the largest maritime exercise ever conducted in the vast Indian Ocean. दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। ट्रंप ने अमेरिकी उत्पादों से बंदिशें खत्म करने और व्यापार घाटा कम करने की मांग की। प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी। It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर भी दिया।
इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात से पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने फैसला किया। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सलाहुद्दीन कश्मीर का ही है। अमेरिका ने सलाहुद्दीन को कश्मीर में आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार माना है। सलाहुद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का मुखिया भी है। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। अब अमेरिकी नागरिक और संस्थाएं सैयद सलाहुद्दीन के साथ लेन देन नहीं कर पाएंगी। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर में अशांति के पीछे सीमा पार आतंकवाद का हाथ है। There is a context to it, there is a signaling out of it. It is focusing on a particular group and a particular individual, and you all know, the sort of details of all of that. So I think none of us can really miss that message. 2 दिन के अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन डीसी से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। इस साल भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा हो रही है। नरेंद्र मोदी राजधानी एम्स्टरडैम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंध आदेश को आंशिक तौर पर लागू करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी जीत बताया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा पाबंदियों को आंशिक तौर पर मंजूरी दे दी है। अब ये पाबंदी उन्हीं लोगों पर लागू होगी जिनका अमेरिकी लोगों और संस्थाओं से कोई रिश्ता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो अक्टूबर में मामले की फिर से सुनवाई करेगा। I can tell you that ISIS does not represent Islam, and so seeing this travel ban and seeing how some people are, advocating for this ban, it's concerning for me. राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। This travel ban really is a symbol for quite the opposite, and I think the US should lead and admit people, refugees and immigrants according to our history as well. ट्रंप ने जनवरी में यात्रा प्रतिबंध आदेश जारी किया था। इसके तहत इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर 90 दिन तक अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगाई गई थी। वहीं शरणार्थियों के लिए ये रोक 120 दिन की थी। मार्च में इसमें सुधार करते हुए इराक को इससे अलग कर दिया गया था। हालांकि निचली अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है। इसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। चीज़ों की कीमतों में इजाफा और उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 1 जुलाई से राज्य में जीएसटी लागू नहीं होने पर उसे आईजीएसटी का फायदा नहीं मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं। जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस के प्रावधानों पर अमल पर फिलहाल रोक दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने उद्योग और व्यापार जगत की सलाह के बाद ये फैसला लिया है। मंत्रालय के मुताबिक टीडीएस और टीसीएस के लिए जिम्मेदार लोगों या कंपनियों को अपना नाम पंजीकृत कराना होगा, लेकिन कर की कटौती या संग्रह की जिम्मेदारी उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन इन प्रावधानों को लागू किया जाएगा। जीएसटी में कपड़ों पर 5% कर लगाने के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने आज से 72 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार कपड़ा व्यापार पर लगाए जाने वाले कर को वापस ले और तैयारी के लिए उन्हें कुछ और समय दे। लागू होने को लेकर देश भर के व्यापारी असमंजस में हैं।
दिल्ली के चांदनी चौक में 50 सालों से कपड़ों की दुकान चलाने वाले गुरदीप सिंह भी उनमें से एक हैं। उनका कहना है कि वे दुकान का हिसाब किताब हाथ से करते आए हैं, लेकिन अब जीएसटी के नियमों ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। वो जो फॉर्मेलिटी सबसे बड़ी वो तो उन्होंने लिख के दे रखा है कि ये जमा कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये हम लोग जो है पुराने आदमी हैं, इसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं कर पाते हैं, तो कंप्यूटर या मोबाइल कहाँ से चलाएं। मैं 25,000 महीना कमाता हूँ, वो 30,000 का एक आदमी रखूँगा यहाँ पर सर्कुलेट करने के लिए, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा उसको। ऐसी ही आशंका चांदनी चौक के कई और व्यापारियों की है। उनका कहना है कि कपड़ों पर 5% टैक्स से उनके व्यापार में काफी गिरावट आएगी। दुकानदारों की दलील है कि सरकार ने उन्हें तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया है। इट्स बीन ओनली 15 डेज जब ये रूल पास हुआ है और हमारे पास 15 डेज का टाइम काफ़ी नहीं है, क्योंकि मोर देन 25 करोड़ पीपल जो हैं वो इस ट्रेड के अंदर जुड़े हुए हैं। इतने सारे लोगों को इतना सारा काम करने के लिए इतना कम टाइम नहीं है, काफ़ी नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्चेंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सिंघानिया का कहना है कि जीएसटी लागू होने से छोटे कपड़ा व्यापारियों का धंधा ठप हो सकता है। ये व्यापारियों के हाथ से निकल के बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के पास चला जाएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट की इच्छा भी यही है कि हम निकल जाएं इसमें से। इसके विरोध में दिल्ली के भी कपड़ा व्यापारी मंगलवार से 72 घंटे के बंद का ऐलान कर चुके हैं। वे अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखेंगे। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। वहीं सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% की दर से कर लगाया गया है। जीएसटी लागू होने में अब कुछ दिन बाकी हैं। सरकार का कहना था कि ये फैसला आम सहमति के साथ किया गया, लेकिन व्यापारी वर्ग है जो इससे खुश नहीं और इसीलिए उसका विरोध जारी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अब निजी बैंक और उनके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो सकेगी। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को इसकी मंजूरी दे दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत निजी बैंक और उनके अधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा। सीवीसी केंद्रीय कर्मचारियों और लोक उपक्रमों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। सीवीसी ने ऐसी सूचनाएं सीबीआई के साथ साझा करना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। किसान कर्ज माफी के लिए 1.5 लाख रुपए की सीमा से नाराज हैं। उनकी मांग है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। किसान नेताओं ने कहा है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। इधर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र सरकार के कर्ज माफी योजना के विरोध में कई किसान संगठन उतर आए हैं। उनका कहना है कि कर्ज माफी के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सीमा रहने से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। किसान संगठनों ने 9 जुलाई से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। सरकारने जर कोणत्याही प्रकारचं सकारात्मक पाऊल उचललं नाही तर 26 जुलैला यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा सर्व संघटनांना एकजूट करून एक अभूतपूर्व अत्यंत लढाऊ निर्णायक अशा स्वरूपाच्या शेतकरी आंदोलनाला सुकाणू समिती पुन्हा सुरुवात करेल। किसान संगठनों का दावा है कि सूबे में लाखों किसान 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबे हैं, जो करीब 80,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में महज 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी नाकाफी है। मुख्यमंत्र्यांनी जे जाहीर केलं 11 जूनला ज्या वेळेला मंत्री गटाबरोबर आम्ही बसलो होतो सगळी समन्वय समिती, आणि त्यावेळेला मंत्री गटाने जे स्पष्टपणे सांगितलं होतं की आम्ही सरसकट कर्जमाफी करणार आहोत। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 25% की राहत की सीमा से भी किसान संगठन नाराज हैं। किसान संगठनों ने सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने इसका दायरा और बढ़ाने की मांग की है। शिवसेना ने जो शुरू से ही कहा है कि 2 लाख तक ये बढ़ाना चाहिए इसकी लिमिट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि जिनको इसका लाभ नहीं हो रहा है। किसानों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जिस तरह की घोषणा की गई है उनकी समस्याएं इससे हल नहीं होती, और यहाँ तक के विरोधी पक्ष के अलावा किसानों के अंदर भी बेचैनी है और साथ ही साथ उनके अपने साथी शिवसेना ने भी नाराजगी का इजहार किया है। इधर देश के कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर में 2 किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राज्य में किसान आंदोलन के बाद से अब तक 25 किसान कर्ज के चलते जान दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में किसान चंद्रहास साहू ने कर्ज के चलते जान दे दी। उधर पंजाब के बरनाला जिले में एक किसान ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पूर्व न्यायाधीश CS कर्णन ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को याचिका देकर जमानत या पैरोल की मांग की है। कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया है और 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। कर्णन कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने अपने वकील के जरिए ये याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि वो पैरोल या जमानत के लिए शर्त मानने को तैयार हैं। याचिका को राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री को भेजा गया है। कर्णन को 20 जून को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कर्णन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 9 सदस्यों वाला नया पैनल गठित किया है। इसकी अगुवाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन करेंगे। समिति में शिक्षा के क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इनमें पूर्व IAS अधिकारी KJ अल्फांसो कनामथानम भी हैं, जिन्होंने केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों के पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। कुछ साल पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति पर एक समिति बनाई थी। नई नीति में समिति के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। बेमियादी बंद के चलते दार्जिलिंग में इस बार ईद फीकी नजर आई। जरूरी सामानों की कमी का असर ईद की तैयारियों पर भी देखने को मिला। बंद के 12वें दिन दार्जिलिंग में कल जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिले। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। बेचन खान ईद के लिए सज रहे हैं, लेकिन इस बार न तो नए कपड़े मिले और न ही और जरूरी सामान। पूरे परिवार ने पुराने कपड़ों को ही इस्त्री करके ईद की खुशियां मनाई। ये जो पुराना कपड़ा है धोकर हम लोग पहन रहे हैं, नमाज तो पढ़ना है, उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ईद मनाने के लिए मुसलमानों को 12 घंटे की खास ढील दी। हर साल की तरह इस बार रौनक तो नहीं रही, लेकिन अलग दार्जिलिंग के लिए हो रहे आंदोलन को लोग किसी भी रौनक से ज्यादा मान रहे हैं। हम लोग अंदर से बहुत खुश है। हम लोग ईद मना रहे, खुशी से मना रहे। हाँ, हम लोग कोई किस्म का तकलीफ नहीं है। हम लोग का विमल गुरुंग जी हम लोग को छूट दिए हैं। दार्जिलिंग में रोजमर्रा के सामानों का संकट पैदा हो गया है। लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन न वो सब्जियां खरीद पा रहे हैं और न ही राशन। ऐसे में कुछ संगठन दार्जिलिंग में मुफ्त सब्जियां बांटने के काम में जुटे हुए हैं। हम लोग जो है कि यहाँ पर जनता के लिए बहुत असुविधा हो रहा है बोलकर हम लोग अपना संगठन का थ्रू से सामान खरीद कर और यहाँ पर बांटने के लिए लाया हुआ है। शहर में सोमवार को भी जगह जगह प्रदर्शन देखे गए। कलाकारों और भूतपूर्व सैनिकों के संगठन भी अब सड़क पर उतर आए हैं। और ये जो गोरखालैंड जो है हम जो मांग रहे हैं, ये एक संवैधानिक मांग है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और बंगाल सरकार हमें क्या टेररिस्ट कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बंगाल सरकार और केंद्र सरकार चुप बैठे हैं, तो हम लोग गोरखालैंड के लिए और इसको इंटेंसिफाई, आंदोलन को इंटेंसिफाई करना चाहते हैं। और हम लोग अभी आमरण अनशन और आत्मदाह के लिए हमारा कार्यक्रम अभी आगे रहेगा। शहर में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है और कुछ इलाकों में केबल टीवी पर प्रतिबंध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
हाल ही में भीड़ की ओर से की गई हत्याओं के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर प्रेम सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 दिन का अनशन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को लेकर असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि ये बंद होने चाहिए और समाज को इसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। 1 हफ्ते के अनशन की शुरुआत रविवार से हुई थी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि देश में भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रही है। भीड़ लोगों को लगातार निशाना बना रही है। लोगों को लगने लगा है कि अब कानून उनके ही हाथ में है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब भीड़ ने पीट कर किसी की जान ले ली। ताज़ा घटना बल्लभगढ़ की जुनैद के साथ पेश आई, जिसको चलती रेलगाड़ी में मार दिया गया। ये रुकना चाहिए और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि इसे हमारी समाज की जो ताकत है, समाज की अच्छाई की सच्चाई की जो ताकत है, वो जब तक नहीं सामने आएगी तब तक ये भीड़ हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा। उन्मादी भीड़ आकर किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देती है और पूरा का पूरा जो प्रशासन है, पुलिस है, वो विफल है और यहाँ तक कि हमारा जो नागरिक समाज है वो भी इसका तमाशबीन बनकर देखता रहता है और कोई विरोध और हस्तक्षेप नहीं करता है। ये बहुत ही चिंता की बात है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कर्नाटक विधानसभा के 2 पत्रकारों को सजा सुनाने और जुर्माने पर कड़ी असहमति जताई है। एडिटर गिल्ड का कहना है कि ये संविधान में दिए अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। साथ ही विधानसभा को मिले विशेषाधिकार का दुरुपयोग है। एडिटर गिल्ड ने विधानसभा से पारित प्रस्ताव को वापस लेने की अपील की है। कर्नाटक विधानसभा ने विधायकों के खिलाफ अपमानजनक आलेख लिखने के मामले में कन्नड़ पत्रिका के 2 पत्रकारों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें 1 साल की सजा के अलावा दोनों पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मानसरोवर यात्रा से लौटाए गए 47 श्रद्धालुओं के मामले में चीन की सरकार भारत से बातचीत कर रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही है। चीन ने पिछले हफ्ते नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 47 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। इसके लिए चीन ने खराब मौसम, भूस्खलन और बदहाल सड़क को वजह बताया था। और खेल की दुनिया से अच्छी खबर है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। अनीश अनहद जवांडा और शिवम शुक्ला की टीम ने कुल 1711 स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इससे प्रतियोगिता में भारत के नाम अब 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक दर्ज हो गए हैं। अनीश का ये प्रतियोगिता में दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरे दिन यशस्विनी सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में सोने का तमगा हासिल किया था। श्रीनिवास गोकुलनाथ 4900 किलोमीटर अक्रॉस अमेरिका के सिंगल्स वर्ग को पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली साइकिल रेस को 11 दिन 18 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया। 9 खिलाड़ियों ने साइकिल रेस पूरी की, जिसमें गोकुलनाथ 7वें स्थान पर रहे। रेस क्रिस्टोफ स्ट्रॉसर ने जीती। ये रेस टूर दी फ्रांस से अलग होती है और ये लगातार चलती रहती है और राइडरों को 12 दिन तक हर रोज 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बात खास शख्सियत की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आज पुण्यतिथि है। 1971 की लड़ाई के वक्त मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को जंग के मैदान में धूल चटाई, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1969 में सैम मानेकशॉ को सेना अध्यक्ष बनाया गया और 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की पदवी से सम्मानित किया गया। ये खिताब पाने वाले वो पहले भारतीय जनरल बने। 15 जनवरी 1973 को वो सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका पूरा नाम कोमुर्शी जमशेदजी मानेकशॉ था, जिन्हें दोस्त प्यार से सैम कहकर बुलाते थे। सैम बहादुर को उनकी हिम्मत और देश सेवा के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में 94 साल की उम्र में सैम मानेकशॉ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था।
हिंदी फिल्मों में संगीत को नई ऊंचाई तक ले जाने वाले मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी राहुल देव बर्मन की आज जयंती है। फिल्म इंडस्ट्री में बर्मन साहब एक ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्हें संगीत की बारीकी बखूबी पता थी। कई गीतों में उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी। आइए याद करते हैं सिने जगत के सरताज आर.डी. बर्मन को। किसी शख्स को अगर नाम ही पंचम मिल जाए तो वो सुरीला बने बगैर अपने नाम को सार्थक नहीं कर सकता। फिर अगर ऐसा इंसान एस.डी. बर्मन का बेटा हो तो चुनौती दोगुनी हो जाती है। पंचम ने पिता की शागिर्दी में ही संगीत साधना की। चलती का नाम गाड़ी, तेरे घर के सामने, बंदनी, गाइड, आराधना जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बतौर सहायक संगीतकार काम किया। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। 1961 में महमूद ने फिल्म छोटे नवाब में आर.डी. बर्मन को बतौर संगीत निर्देशक मौका दिया तो 1966 में आई तीसरी मंजिल के संगीत ने राहुल देव बर्मन को स्टार बना दिया। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा आजा आजा। किशोर कुमार की आवाज, राजेश खन्ना की एक्टिंग और पंचम दा का म्यूजिक 1970 के दशक में इस तिकड़ी ने खूब वाहवाही बटोरी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। पंचम दा को हमेशा अगली पीढ़ी का संगीतकार कहा जाता है। कई युवा संगीतकारों को सुनहरे मुकाम तक पहुंचाने में आर.डी. बर्मन का अहम रोल रहा है। पंचम दा की धुनों की छाप आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म लाल किले में चले आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की कहानी है। फिल्म के प्रोड्यूसर राज्यसभा टीवी के CEO गुरदीप सिंह सप्पल हैं। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने किया है। टीजर आप राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। फिल्म का ट्रेलर 29 जून को संसद भवन से रिलीज होगा, जबकि फिल्म 28 जुलाई को देश भर के 800 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. और अब आखिर में हेडलाइंस। आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए पाकिस्तान। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद साझा बयान। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। यात्रा प्रतिबंध आदेश पर ट्रंप को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर दी मंजूरी। कहा अमेरिका से नहीं जुड़े लोगों पर लागू होगी पाबंदी। निजी बैंक और उनके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की हो सकेगी जांच। रिजर्व बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला। जीएसटी के तहत टीडीएस और टीसीएस के